हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम ए केमिस्ट्री ट्यूटर। तो आज हम लोग ट्वेल्थ क्लास का हम लोग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे, बायोमोलिक्यूल। जनरली क्या होता है कि हम लोग इसको वैसे ही चैप्टर को छोड़ देते हैं ना, लेकिन इस चैप्टर में काफी इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं और काफी इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग आसानी से और बहुत अच्छे से हम लोग आज पढ़ेंगे। तो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायोमोलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल में यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट लाइन यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आप लोग देख रहे हैं, तो बायोमोलिक्यूल में लिखा है, इट इज द हार्मोनियस एंड सिंक्रोनस प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी विच लीड्स टू लाइफ। मतलब बायोमोलिक्यूल जो चैप्टर है हमारी लाइफ के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी जो लाइफ बन रही है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, तो वो सब हम लोग पढ़ेंगे किसके अंदर, बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, है ना। तो आपको पता है एक बॉडी जो होती है वो खुद को क्या करती है, ग्रो करती है, सस्टेन करती है और रिप्रोड्यूस करती है ना। और सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है कि हम लोग क्या है, एक लिविंग सिस्टम है। और जो हम लोग लिविंग सिस्टम है, जो कि हम लोग अपने आप ग्रो कर रहे हैं, सस्टेन कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं खुद को, है ना। तो ये जो लिविंग सिस्टम है, ये खुद किससे मिलकर बना हुआ है, नॉन लिविंग एटम्स और मॉलिक्यूल से। तो हम लोग एक लिविंग सिस्टम है और हम लोग बने किससे हुए हैं, नॉन लिविंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, हम लोगों ने हाईलाइट किया हुआ है, द मोस्ट अमेजिंग थिंग्स अबाउट द लिविंग सिस्टम इज दैट it is composed of non-living atoms and molecules, है ना। तो हमारी बॉडी के अंदर जो जो हमारे केमिकल रिएक्शन हो रही हैं, उनकी नॉलेज को हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं, पढ़ते हैं ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लिविंग सिस्टम होता है वो किससे मिलकर बना होता है। लिविंग सिस्टम आर मेड अप ऑफ वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। मेडिकल वाले बच्चों को जनरली इनके बारे में थोड़ा नॉलेज होता है, लेकिन जो आईआईटी वाले बच्चे होते हैं उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। तो जो भी बच्चा मेडिकल में हो या आईआईटी में हो, है ना, तो हम लोग सीख सकते हैं किस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं और किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग अभी बेसिक एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, और एनसीईआरटी कंप्लीट होने के बाद हम लोग फोकस करेंगे कि कंपटीशन में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो आप लोग अगर बोर्ड दे रहे हैं तो बोर्ड के लिए आप लोग एनसीईआरटी प्रेफर कीजिए, और कंपटीशन के लिए भी मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही निकल सकते हैं, पर वो क्वेश्चन किस तरीके से घुमाकर पूछ सकता है वो हम लोग देखेंगे। अभी बेसिक हम लोग एनसीईआरटी लेकर चलेंगे ना। तो हम लोग जो बने हुए हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुआ, लिपिड हुआ। मेनली इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि वहां पर ही केमिस्ट्री वाला टर्म इन्वॉल्व है। बाकी सारा जो प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, लिपिड है, वो सब आप लोग बायो में पढ़ लेते हैं। और जो आईआईटी वाले बच्चे हैं वो मेरे लेक्चर देख ले तो आपको समझ में आ जाएगा ना। तो मेनली जो बायोमोलिक्यूल में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड। अब क्या होते हैं, ये जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं और कॉन्स्टिट्यूट करते हैं मॉलिक्यूलर लॉजिक ऑफ लाइफ प्रोसेस। की लाइफ प्रोसेस किस तरीके से चलती है आपस में इंटरेक्ट कर कर, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक अपना है वो है कार्बोहाइड्रेट, वो है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। देखिए, जो भी मैंने को मुझे यहाँ पर पैराग्राफ में जो भी आप लोगों को दिया हुआ है, उसको बेसिक मैंने सिंपल लैंग्वेज में साइड में कर कर रख दिया है, ताकि आप लोगों को पैराग्राफ वापस से रीड करने की जरूरत ना हो। एक बार रीड आउट करना भी चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं, बाकी समराइज कर कर मैंने साइड में लिख दिया है। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन दिया गया था, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का जो डेफिनेशन, अच्छा, कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकेराइड भी बोल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले जो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन दिया गया था, वो क्या दिया गया था, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है ये रहा, और कंसिडर एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बोहाइड्रेट, नाम में देखो, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो मीन्स कार्बन और हाइड्रेट मीन्स वाटर, है ना। तो हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, सबसे पहले डेफिनेशन दिया गया। तो इन्होंने बोला कि जो भी कंपाउंड इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करता है, जो भी कंपाउंड इस जनरल फॉर्मूला को CH2 का होल बाय इसे फॉलो करता है, तो उन्हें क्या बोला गया, कार्बोहाइड्रेट। जैसे ग्लूकोज, अगर आप बच्चों ग्लूकोज देखोगे तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12NO6। तो इसे किस तरीके से लिख सकता हूं मैं, C6H2O का होल सिक्स। इसे आप लोग ओपन करेंगे तो यही बन जाएगा। तो बताओ, ये CH2O का होल वाई के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, तो इसे कार्बोहाइड्रेट बोल दिया गया। लेकिन दिक्कत क्या था, अगर हम बात करते हैं एसिटिक एसिड की, किसकी बात करते हैं, एसिटिक एसिड की। तो एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कितने कार्बन है, दो कार्बन है, तो मैंने लिख दिया C2।
हाइड्रोजन अगर आप लोग देख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो इसे लिख दिया मैंने H2O का होल ट्वाइस। तो आप बताइए कि जो एसिटिक एसिड होता है उसने भी इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो किया कर लिया। तो होना क्या चाहिए था, क्या एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था? बिल्कुल होना चाहिए था, इस फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है। लेकिन हमें भी पता है कि एसिटिक एसिड जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ऐसे ही एक कंपाउंड का रेमेनोज, अगर इसका फॉर्मूला देखें C6H12O5, तो अगर इसे आप देखोगे तो ये इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये कार्बोहाइड्रेट है। तो पहले कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन दिया गया था कि जो भी CH2 के होल पाइप को फॉलो करेगा, होल वाई को फॉलो करेगा, वो कार्बोहाइड्रेट होंगे। लेकिन आगे जाकर पता चला कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं, फिर भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। तो आप बताइए, हमें एक नए डेफिनेशन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? बिल्कुल पड़ेगी। तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन को क्या किया गया, चेंज किया गया। और कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन जो दिया गया, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, देखो करेक्ट डेफिनेशन। तो कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। वो एल्डिहाइड और कीटोन जो ऑप्टिकली क्या हो, एक्टिव हो। किस तरीके से, वो आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। तो वो एल्डिहाइड और कीटोन जो ऑप्टिकली क्या हो, एक्टिव हो, या फिर वो कंपाउंड जो हाइड्रोलिसिस पर ये यूनिट आपको दे दे, या फिर वो कंपाउंड जिनका हाइड्रोलिसिस करें तो आपको ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाए। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोल देंगे, कार्बोहाइड्रेट। तो बोला क्या गया था, हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, पर वो करेक्ट डेफिनेशन नहीं था, तो उसको चेंज करके क्या बोला गया कि पॉलीहाइड्रोक्सी, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं उन्हें क्या बोला गया, कार्बोहाइड्रेट। या फिर वो कंपाउंड जिनके हाइड्रोलिसिस से आपको ये यूनिट मिल जाएगी, जिनके हाइड्रोलिसिस से ये यूनिट मिल जाएगी, उन्हें भी हम लोग क्या बोल देंगे, कार्बोहाइड्रेट, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ सम ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर स्वीट इन टेस्ट आर कॉल्ड शुगर। हम लोग शुगर का यूज, हालांकि शुगर हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल नहीं होती, इसलिए कहते हैं कि शुगर का ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन जो शुगर होता है वो भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। किस तरीके से, वो आगे चलकर हम लोग देखेंगे ना। द मोस्ट कॉमन शुगर यूज इन आवर होम इज कॉल्ड सुक्रोज। सुक्रोज आपने पढ़ा होगा, C12H22O11, जो हमारे घरों में यूज होता है, जिसका यूज ज्यादा नहीं करना चाहिए, जितना हो सकता है बचना चाहिए ना। और मिल्क में जो शुगर होता है वो क्या होता है, लैक्टोज। जैसे कई अ, अच्छे सिटी के बच्चे क्या क्या कहते हैं कि मैं तो लैक्टोज इंटॉलरेंस हूं, है ना, उनको दूध अच्छा नहीं लगता है, तो सीधी लैंग्वेज में नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस। तो यही बात कर रहे होते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है ना। तो मिल्क में जो शुगर होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, लैक्टोज। अब हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं कार्बोहाइड्रेट का, है ना। तो कार्बोहाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें, कार्बोहाइड्रेट को मैंने आपको कहा था सैकेराइड भी बोलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का 3 पार्ट में क्लासिफिकेशन किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। 3, मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, जो सबसे सिंपलर यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे सिंपलर यूनिट होगी, जो मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, जो सबसे सिंपल यूनिट होगी, हाइड्रोलिसिस भी नहीं होगा जिसका, है ना, आउट का, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। तो ऐसे लगभग अभी तक कितने मोनोसैकेराइड नोन है, 20 मोनोसैकेराइड आर नोन टू अकर इन नेचर। लगभग 20 मोनोसैकेराइड आपको नोन है। उनके एग्जाम्पल आपको दिए हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज। अब आप लोग ग्लूकोज और फ्रक्टोज को पढ़कर आए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फॉर्मूला आपको पता है, दोनों का सेम होता है, C6H12O6। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है उसमें कौन सा ग्रुप होता है, एल्डिहाइड, और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन। बाकी दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, C6H12O6, है ना। ये मोनोसैकेराइड, ये सबसे सिंपलर यूनिट है ना। इसी तरीके से राइबोज, राइबोज का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10O5, है ना। तो लगभग कितने मोनोसैकेराइड नोन है, 20, और इन्हें फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं किया जाता, तो ये सबसे सिंपलर यूनिट है। देन आपका आता है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड वो कंपाउंड होते हैं या वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके हाइड्रोलिसिस करने पर लगभग आपको 2 से 10 तक यूनिट मिल जाए मोनोसैकेराइड की, है ना। तो अगर आपके पास कोई कार्बोहाइड्रेट है, उसका आप लोग हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और हाइड्रोलिसिस करने पर मोनोसैकेराइड की कितनी यूनिट मिल जाए, 2 to 10, देन इट इज कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सुक्रोज, जो अभी बात की ना, घर पर जो शुगर होता है जिसका कम यूज करना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो जो सुक्रोज होता है उसका अगर मैं हाइड्रोलिसिस कराऊंगा तो क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, 2 यूनिट मिली। तो अगर 2 यूनिट मिल रही है देन इट इज कॉल्ड डाइसैकेराइड।
ये ओलिगोसैकेराइड का एग्जांपल है, लेकिन इसे क्या बोल दूंगा, डाइसैकेराइड। माल्टोज, इसका हाइड्रोलिसिस से ग्लूकोज का कितना यूनिट मिलता है, तो मोनोसैकेराइड के 2 यूनिट मिल रहा है, तो इसे भी क्या बोल दूंगा, डाइसैकेराइड। रैफिनोज, रैफिनोज का हाइड्रोलिसिस करूंगा तो क्या मिलता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस गैलेक्टोज। तो मोनोसैकेराइड की कितनी यूनिट मिली आपको, 3, तो इसे क्या बोल देंगे, ट्राइसैकेराइड। तो वो कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलिसिस से 2 to 10 यूनिट आप लोगों को मिलेगी, उन्हें हम लोग क्या बोल देंगे, ओलिगोसैकेराइड। ये मैंने आप लोगों को लिख दिया। अब उसमें 2 मिल रही है तो डाई, ट्राई, टेट्रा, इस तरीके से कर सकते हैं ना। और पॉलीसैकेराइड क्या होता है, पॉलीसैकेराइड क्या होता है, वो कार्बोहाइड्रेट जिनके हाइड्रोलिसिस से लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, आपको काफी ज्यादा यूनिट मिले आप लोगों को, है ना। तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीसैकेराइड। इनके एग्जांपल क्या है, जैसे स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ, ग्लाइकोजन, इनके बारे में भी हम लोग डीपली पढ़ेंगे थोड़ा आगे चलकर आज के लेक्चर में। तो इनका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको लार्ज नंबर ऑफ क्या मिलती है, यूनिट्स मिलती है ना। तो इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट मिलती है, इसलिए इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो ये आप लोगों को मैंने आप बता दिया जो जो चीजें थी। अब 2 चीजें एक इंपॉर्टेंट है, एक होता है शुगर और एक होता है नॉन शुगर। शुगर जो होता है, अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, घरों में आप लोगों ने देखा होगा शुगर। तो जो शुगर होता है वो कैसा होता है, क्रिस्टलाइन। कैसा होता है, क्रिस्टलाइन। पानी में क्या हो जाता है, सोल्यूबल हो जाता है। और टेस्ट में कैसा होता है, स्वीट। तो अगर शुगर के बारे में अगर आप लोगों से बोला जाए तो क्या होता है, क्रिस्टलाइन, सोल्यूबल इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट। तो जितने भी मोनो और ओलिगो हैं उन्हें हम लोग जनरली क्या कहते हैं, किस कैटेगरी में रखते हैं, शुगर की कैटेगरी में। और जो नॉन शुगर होता है वो कैसा होता है, अमोर्फस। वो कैसा होगा, इंसोल्यूबल, जस्ट रिवर्स हो जाएगा ना। और कैसा हो जाएगा, टेस्टलेस। जो नॉन शुगर होगा, शुगर का जस्ट अपोजिट, वो क्रिस्टलाइन था, ये अमोर्फस हो जाएगा। और सोल्यूबल था, ये इंसोल्यूबल हो जाएगा। और स्वीट था, तो ये कैसा हो जाएगा, टेस्टलेस। तो जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उनको हम लोग किसके अंदर रखते हैं, नॉन शुगर के अंदर। अभी तक जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें से जो अब इम्पोर्टेंट आने वाला है वो आप लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने देखो हाईलाइट कर कर लिख दिया है ना। तो ये देख लिया आप लोग, जो भी पैराग्राफ है मैंने उनको साइड में लिख दिया, आप लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे वही सिंपल कंक्लूजन निकल कर आएगा ना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब शुगर में भी हम लोग देखते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग शुगर और एक होता है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। इसका कॉन्सेप्ट शायद अभी ना समझ में आए, थोड़ा आगे चलकर आपको समझ में आएगा। मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है, क्योंकि आपने ऑर्गेनिक पढ़ लिया है ना। तो जो मोनो और डाइसैकेराइड है, ये याद कर ले, कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। जो मोनो और डाइसैकेराइड होते हैं उन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसैकेराइड है और जितने भी डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड में किसको आप लोग छोड़ दें, सुक्रोज को। क्यों छोड़ दें, इसका रीजन थोड़ी देर बाद आने वाला है ना। तो जितने भी मोनो और डाइसैकेराइड होते हैं वो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर, एक्सेप्ट सुक्रोज, सुक्रोज को छोड़ दे राई में ना। और जितने भी पोली वाले होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर। मोनो एंड डाई रिड्यूसिंग शुगर, और पोली क्या होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डाई में किसको छोड़ दे, सुक्रोज को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। क्यों, क्यों का रीजन आगे दूंगा, आपको पता होना चाहिए रिड्यूसिंग शुगर होते क्या है। ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेन रिएजेंट। तो आपने पढ़ा होगा फेलिंग सॉल्यूशन और टोलेन रिएजेंट, जब एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर आया था, है ना। तो जो एल्डिहाइड है उनको तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं ये दोनों, फेलिंग हो या फिर क्या हो, टोलेन हो। लेकिन कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं। अब ये सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद क्या हो रहे होंगे, रिड्यूस। तो खुद क्या हो जाते हैं, ये रिड्यूस हो जाते हैं। तो खुद रिड्यूस हो जाते हैं, तो अगर रिड्यूस हो रहे हैं तो इसलिए अगर फेलिंग और टोलेन के साथ मैंने क्या किया, मोनो डाइसैकेराइड का रिएक्शन कराया, तो ये मोनो डाइसैकेराइड को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज। तो खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। तो इसलिए क्या बोल देंगे हम लोग, जो ये जिनसे रिएक्ट कर पा रहे हैं और खुद रिएक्ट रिड्यूस हो जाएंगे तो उन्हें क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग शुगर। और जिनको नहीं कर पा रहे हैं उनको क्या बोलेंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल दोज कार्बोहाइड्रेट विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन एंड टोलेन। तो जितने भी ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग और टोलेन को क्या करते हैं, रिड्यूस, उन्हें क्या बोल देंगे, रिड्यूसिंग शुगर। और जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें क्या बोल देंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग पढ़कर आए हैं, जो फेलिंग और टोलेन होते हैं वो कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ मोनोसैकेराइड वेदर एल्डोज और कीटोज। ऐसे मोनोसैकेराइड जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप हो या कीटोन ग्रुप हो, दोनों ही टोलेन और फेलिंग को क्या कर देंगे, रिड्यूस। आपके लिए सरप्राइज बात है, एल्डिहाइड तो
इनको रिड्यूस कर देते हैं, आपको पता है, आप लोग करा करेंगे, लेकिन कीटोन नहीं करते थे। लेकिन मैंने क्या कहा, अगर मोनोसेकेराइड में कीटोन आ रहा है तो वो इनको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। इसका रीजन क्या है वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताऊंगा, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ा है, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन। तीन तरह के होते हैं। मोनोसेकेराइड जो सबसे सिंपलर यूनिट होती है, जिनका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता। डाई या ओलिगोसेकेराइड जिसके हाइड्रोलिसिस से 2 से 10 तक यूनिट मिलती है। और पॉलीसेकेराइड में लार्ज नंबर ऑफ यूनिट मिलती है उनके हाइड्रोलिसिस से, है ना। जो मोनो और डाई होते हैं, डाई में सुक्रोज को छोड़ दो, वो कैसे होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर, क्योंकि वो टोलेन और पेलिन को रिड्यूस कर देते हैं। और पॉली वाला कैसा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आगे हम लोग चलते हैं। अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर फिर भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है मोनोसेकेराइड के बारे में। मोनोसेकेराइड को फर्दर क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दैम, है ना। जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, अगर किसी मोनोसेकेराइड में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको क्या बोलते हैं, एल्डोज। क्या बोलते हैं, एल्डोज। क्या बोलते हैं, एल्डोज। और अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या बोलते हैं, कीटोज। एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है एंड इट इज कॉल्ड एल्डोज, और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है किसी मोनोसेकेराइड में, उन्हें क्या बोलते हैं, कीटोज। तो यहाँ पर देखो, ये एल्डिहाइड वाले हैं तो एल्डिहाइड वालों के साथ क्या लगेगा, आपको पता लग गया, एल्डोज। तो देखो यहाँ पर अगर मान लो उस मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए जनरल टर्म होगा ट्रायोज। तो एल्डिहाइड, अब उन 3 कार्बन में, मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन के साथ अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या हो जाएगा, एल्डो ट्रायोज। और अगर कीटोन ग्रुप है तो कीटो ट्रायोज। इसी तरह अगर 4 कार्बन की चैन आपके पास है तो 4 कार्बन की चैन के लिए क्या होगा, टेट्रोज। लेकिन अगर एल्डिहाइड है तो एल्डो टेट्रोज, और कीटोन है तो कीटो टेट्रोज। ऐसे ही एल्डो पेंटोज, कीटो पेंटोज 5 है तो 6 है तो एल्डो हेक्सोज, कीटो हेक्सोज। तो कार्बन की चैन तो आपको पता है ना, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेप्टोज। एल्डिहाइड है तो एल्डो लगा दो पहले, और कीटोन है तो कीटो लगा दो पहले। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, अगर आप लोग तरीके से पढ़ेंगे ना, तो जो भी चीजें मैं बोल रहा हूं उनको आप लोग अच्छे से सुने, ताकि इस चैप्टर को आप लोग लंबे समय तक क्या कर पाए, याद रख पाए। चैलेंजिंग काम क्या होता है, केमिस्ट्री में जो चीजें समझने वाली होती है ना, तो वो तो काफी लंबे समय तक याद हो जाती है ना। लेकिन कुछ ये चैप्टर है, बायोमोलिक्यूल हुआ, पॉलीमर हुआ, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हुआ, ये जनरली क्या होता है, जब हम लोग पढ़ते हैं तब तो याद होता है, लेकिन थोड़े टाइम बाद इन चैप्टर को हम लोग क्या हो जाते हैं, भूल जाते हैं, क्योंकि रटने वाले चैप्टर ना। हम लोग कुछ ऐसी ट्रिक देखेंगे ताकि चीजें क्या हो जाए, आप लोगों को याद हो जाए ना। चल, तो अब हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं किसके बारे में, ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज आपको पता है बेटा क्या होता है, मोनोसैकेराइड, है ना। ग्लूकोज आता कहाँ से, ये आपको पता है, ये किस में प्रेजेंट होता है, स्वीट फ्रूट एंड हनी में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। राइप ग्रेप ऑल्सो कंटेन ग्लूकोज इन लार्ज अमाउंट। तो ग्लूकोज कहाँ कहाँ होता है, हनी में होता है, स्वीट फ्रूट्स में होता है, और जो आपके राइप ग्रेप्स होते हैं, जो पके हुए अंगूर होते हैं, उनमें भी होता है। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ग्लूकोज के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं। आपको पता है सुक्रोज, जिसके बारे में बार बार हम लोग बात कर रहे हैं, है ना, शुगर के बारे में। तो सुक्रोज होता है, आप लोगों को पता है, C12H22O11। ये लगभग सभी बच्चों को पता है कि अगर मैं इसका हाइड्रोलिसिस करता हूँ, सुक्रोज का अगर हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अभी मैंने ऊपर भी बताया था, सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। दोनों का फॉर्मूला सेम है, C6H12 होते, ग्लूकोज हो या फ्रक्टोज हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और जो फ्रक्टोज होता है उसमें कौन सा ग्रुप होता है, कीटोन, है ना। इसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज हम लोग कर रहे हैं, तो सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, H+ की प्रेजेंस में होता है ना। और दूसरा अगर आप लोग क्या लेते हैं, स्टार्च और सेलुलोज। अभी इसके बारे में बहुत बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना। स्टार्च और सेलुलोज का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, स्टार्च और सेलुलोज का जनरल फॉर्मूला C6H10O5। C6H10O5 का होल एन, C6H10O5। एक दो बार बोलेंगे चीजें याद हो जाएंगी। C6H10O5 का होल एन, इसे क्या बोलते हैं, स्टार्च और सेलुलोज। इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको बल्क में ग्लूकोज की क्या मिलेंगी, यूनिट मिलने वाली है। स्टार्च का करेंगे तो अल्फा डी ग्लूकोज बनता है, और सेलुलोज का अगर हाइड्रोलिसिस करूंगा तो बीटा डी ग्लूकोज आप लोगों को मिलेगा। अब सर ये अल्फा डी और बीटा डी क्या है, ये आगे आने वाले हैं, बस आपको इंट्रोड्यूस कर दिया इन टर्म्स के बारे में, है ना। अभी के लिए याद कर लो, स्टार्च और सेलुलोज के हाइड्रोलिसिस से क्या मिलेगा, ग्लूकोज। क्लियर। अब ग्लूकोज की अगर बात करें तो ग्लूकोज का आप लोगों ने जनरल आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ग्लूकोज में आप लोग क्या पढ़कर आए हैं,
ग्लूकोज में मैंने बताया एल्डिहाइड ग्रुप होता है, 6 कार्बन की चैन होती है, सही बच्चे पढ़कर आए हैं। एक दो बार ग्लूकोज का फॉर्मूला अगर हम लोग याद करेंगे तो चीजें हो जाएंगी। ग्लूकोज में क्या होता है बच्चों, CHO होता है, फिर क्या होता है OH, H, OH, OH एंड CH2OH, CHO, OH, H, OH, OH एंड CH2OH। इसके अपोजिट में OH है तो H लगा दो, और H है तो क्या लगा दो, OH। तो ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ग्लूकोज का, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है फिशर प्रोजेक्शन में, हम लोग यहाँ पर बनाते हैं इसे। तो एक दो बार आप लोग बोलेंगे तो चीजें याद हो जाएंगी। तो CHO, फिर आप लोग ये कर लिए, कार्बन है, देखो कितने कार्बन है, 1, 2, 3, ये जो ये है ये कार्बन है, 3, 4, 5 एंड 6। तो जो ग्लूकोज होता है उसमें 6 कार्बन की चैन होती है। कितने OH ग्रुप आप लोग देख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ये किस तरीके से आई है वो आगे फर्दर हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी के लिए क्या याद करोगे आप बताओ, क्या क्या हुआ है, किस तरीके से याद करोगे इसे, CHO, OH, H, OH, OH, CH2OH। किधर वाला याद करो आप लोग, CHO, OH, H, OH, OH, CH2OH, CHO, OH, H, OH, OH, CH2OH। एक दो बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। OH के अपोजिट में H लगाना है, और H के अपोजिट में क्या लगाना है, OH। अब आप बताओ एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोज, और 6 है तो आप लोग देखो ग्लूकोज इज एल्डो हेक्सोज। तो एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो लग गया, और 6 के लिए हेक्सोज लग गया। एंड इज ऑल्सो नोन एज डेक्सट्रोज, क्योंकि इसका जो रोटेशन होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। आप लोग पढ़ कर आए हैं, दो तरह के रोटेशन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन क्लॉकवाइज होता है देन इट इज कॉल्ड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और रोटेशन अगर एंटी क्लॉकवाइज होता है देन इट इज कॉल्ड लीवो रोटेटरी, है ना। तो जो आपका ग्लूकोज होता है वो कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसलिए डी लिखते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, इसलिए डी के साथ क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस। प्लस मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कैपिटल डी का क्या मतलब होता है वो हम लोग देखेंगे बाद में फर्दर। तो इट इज मोनोमर ऑफ मैनी ऑफ लार्ज कार्बोहाइड्रेट, जैसे आपने पढ़ा अभी स्टार्च और सेलुलोज के हाइड्रोलिसिस से भी ग्लूकोज बनता है ना, लाइक स्टार्च सेलुलोज। इट इज प्रोबेबली द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ अर्थ। तो जो ग्लूकोज होता है वो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसका, अर्थ का। इट वाज असाइंड द स्ट्रक्चर गिवन। अभी आपको पता लग कैसे लगा कि जो ग्लूकोज होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, और इसका स्ट्रक्चर इसी तरीका होता है। उसमें 5 OH होते हैं, एक CHO ग्रुप होता है, जो कार्बन चेन होती है वो लीनियरली अरेंज होती है। ये सबको पता कैसे लगा वो हम लोग देखेंगे। तो ये अपने केमिस्ट्री का पार्ट है ना, इसको समझना अच्छे से। तो सबसे पहले फॉर्मूले की अगर हम लोग बात करें तो इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाज फाउंड टू बी C6H12O6। तो बहुत सारे एलिमेंटल एनालिसिस से वो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा भी था कि किस तरीके से आपको पता लगेगा कि गिवन कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन है कि नहीं है। ये ऑर्गेनिक में हम लोगों ने पढ़ा था 11th क्लास में, है ना। तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से हमको पता लग गया कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो इसके फॉर्मूले के बारे में तो हम लोगों को एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस से पता लग गया, लेकिन पता क्या करना था कि जो आपके पास ग्लूकोज है ना, उसमें हमें पता है 6 कार्बन है, लेकिन ये 6 कार्बन ब्रांचिंग में है या फिर लीनियरली है, किस तरीके से अरेंज है उनके बारे में हमको पता करना था। तो अगर आपको पता करना है कि किस तरीके से अरेंज है, तो आप लोगों ने क्या देखा, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिया, ग्लूकोज। ये क्या है, ग्लूकोज। ग्लूकोज वही है, CHOH का होल कोड देखो, इसको किस तरीके से लिख दिया यहाँ पर, अगर आप लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखो ये तो हो गया CH, और अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो ये पूरा, ये कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए, 1, 2, 3, 4। इन 4 कार्बन पर क्या लगा हुआ है, OH ग्रुप। ये हो गया CHOH का होल कोड, और लास्ट में क्या है, CH2OH है। तो इसमें जब हम लोग HI डालकर हीट करेंगे लंबे समय के लिए, तो HI आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है। कैसा एजेंट होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये रिड्यूस कर देगा। तो एक 6 कार्बन की लीनियर चैन मिल गई। जब आपने ग्लूकोज में HI डालकर लंबे टाइम के लिए हीट किया, तो एक 6 कार्बन की एक लीनियर चैन मिल गई आप लोगों को। तो लीनियर चैन मिल गई है, इसे क्या बोला, नॉर्मल हेक्सेन। तो हमें पता लगा कि लीनियर चैन मिल रही है, इसका मतलब ग्लूकोज में जितने भी कार्बन एटम है वो सारे के सारे लीनियरली क्या है, अरेंज है। तो अगर आप लोगों से बोर्ड एग्जाम या कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया कि आपको कैसे पता लगा कि ग्लूकोज में सारे कार्बन लीनियरली अरेंज है, तो आप लोग क्या बोलोगे, आप लोग बोलोगे क्योंकि HI के साथ रिएक्शन करा कर देख लो। HI के साथ जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, HI के साथ हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं, तो HI के साथ रिएक्शन कराने पर आपको नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन मिलता है, मतलब एक लीनियर चेन मिलती है। और एक लीनियर चेन मिलती है मतलब क्या है, कि वो सारे लीनियरली क्या थे, सही थे, है ना?
नेक्स्ट अब पता करना था आपको, ये पता लग गया था कि ग्लूकोज में 6 के 6 कार्बन लीनियरली क्या है हमारे। अब ग्लूकोज में हमें जो पता करना था वो क्या पता करना था, ग्लूकोज में हमें पता करना था कि जो ग्लूकोज होता है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या फिर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, या फिर एल्डिहाइड और कीटोन से भी पहले हमको पता करना था कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, सीओ ग्रुप, वो एल्डिहाइड में भी हो सकता है और कीटोन में भी हो सकता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, तो एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर आप लोग जाकर देख सकते हैं यूट्यूब पर। तो एल्डिहाइड और कीटोन की अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको कैसे पता लगेगा किसी गिवन ग्रुप में कि आपके पास सीओ ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं है, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो कार्बोनिल ग्रुप होता है सीओ ग्रुप, है ना? तो अगर किसी में सीओ ग्रुप होगा तो वो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ क्या करेगा, रिएक्शन देगा। मैंने लिया अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया होता है NH2 और H, NH3 होता है। तो H हटाकर मैंने कोई ग्रुप लगा दिया, जैसे OH ग्रुप लगा दिया, देन इट इज कॉल्ड हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो अगर किसी गिवन कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ क्या निकाल देगा, पानी। मैक्सिमम रिएक्शन में पानी निकलता है ना, और पढ़ाई करने से भी हमारा निकल जाता है ना पानी। तो थोड़ी मेहनत करें, अच्छे से पसीना बहाएं, और अपने करियर में जो आप लोगों ने सोचा है ना वो अचीव करें। एक बार मेहनत कीजिए, एक बार आप लोग मेहनत करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, है ना। तो लगे रहिए अपने एम के लिए, हमको पीछे नहीं हटना है। एक बार हमने सोच लिया जो करना है तो वो करना है ना। पीछे बैकआउट कर गए तो बैकआउट तो हर कोई कर सकता है, वो सबसे आसान होता है। लेकिन जो लड़ता है ना अंत तक, जीतता वही है। सक्सेस आसानी से नहीं मिलती है ना। सक्सेस अगर आप लोगों को लेनी है तो आपको लड़ना पड़ेगा। और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा जो हमको परेशानी होती है वो होती है हमारे मन की, है ना। मन में बहुत सारी भावनाएं चलती रहती हैं कि होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं करेंगे। तो मन को हम लोगों को सिर्फ क्या करना है, कंट्रोल करना है, बेवकूफ बनाना है कि यार नहीं नहीं आज करते हैं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और एक टाइम आएगा जब सच में हो जाएगा ना। तो बस लगे रहिए ना। तो सीओ ग्रुप आपके पास है, हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ क्या किया हम लोगों ने, रिएक्शन किया। तो यहाँ से क्या निकल गया, पानी। पानी निकल गया तो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड N OH। इस ग्रुप को बोलते हैं ऑक्साइन, C डबल बॉन्ड N OH, C डबल बॉन्ड N OH, इट इज कॉल्ड ऑक्साइन, है ना। तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ क्या निकाल देता है, पानी। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कराई थी तो ये क्या था, ग्लूकोज। इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कराई। तो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब हम लोगों ने कराया तो यहाँ पर पानी निकला, और यहाँ पर क्या बन गया, कौन सा ग्रुप आ गया, ऑक्साइन। तो ये ऑक्साइन बना रहे थे, ऑक्साइन बना रहे, इसका मतलब उसमें कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। दूसरा आपको पता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो कौन सी रिएक्शन देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं चाहता हूँ, कई बच्चों को नहीं पता होगा, पर सिंपल सिंपल चीजें आप लोग खुद देखें। यहाँ पर सीओ ग्रुप है, यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, सीओ ग्रुप है ना। तो सीओ ग्रुप की रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ HCN के साथ, बहुत आसान है, आपको सोचना है ना। तो आपको पता है कि जो सीओ ग्रुप होता है उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा या नहीं खींचेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव और कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन तो मस्त रहे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आगे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेचारा कार्बन जो है वो परेशान है कि नहीं अपनी जिंदगी में। कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन कमी हो गई। तो यहाँ से जो H3 है ना वो किस कैसे ब्रेक होगा, H प्लस और N माइनस। अब मुझे बताओ कार्बोनिल में ज्यादा दुखी कौन है, कार्बन या ऑक्सीजन। ऑब्वियस सी बात है कार्बन, उससे पॉजिटिव चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन की कमी। तो सबसे ज्यादा दुखी है सीओ ग्रुप में कार्बन। तो बताओ ये दुखी है तो इसका दुख मिटाने के लिए कौन आएगा, H प्लस आएगा कि CN माइनस आएगा। H प्लस तो खुद ही दुखी है, लिखा रही है। तो CN माइनस आएगा, CN माइनस से ये देखा नहीं जाएगा, है ना। तो ये क्या करेगा, कार्बन पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। अब जब ये कार्बन पर अटैक करेगा तो आप लोग बताइए बनेगा क्या। जब कार्बन पर अटैक किया, कार्बन पर अटैक किसने किया, CN माइनस, इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करेगा, क्या बनेगा, C। और यहाँ पर आ जाएगा कौन, CN। जैसे CN आया कार्बन के कितने बॉन्ड हो जाएगा, 5, 4 तो ऑलरेडी है। जैसे आए 5 हो गए, कार्बन के 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है। तो इसका फायदा कौन उठा लेगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन क्या ले जाएगा, फुल। देखो ये लेकर जा रहा है, यहाँ पर पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब H प्लस खुश हो जाएगा, वो कहेगा बहुत अच्छी बात है, ये तो नेगेटिव आ गया पॉजिटिव है, तो जल्दी से क्या हो जाएगा, अटैक कर देगा। तो C यहाँ पर आ जाएगा OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CN। तो इसे बोलते हैं साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन। तो यहाँ पर देखो कार्बोनिल ग्रुप पर सबसे पहले जो अटैक किया वो किया न्यूक्लियोफाइल ने, जाकर अटैच ही हो गया ना न्यूक्लियोफाइल। तो इसलिए कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि सीओ ग्रुप में C परेशान है।
HCN से CN माइनस आएगा, वो जाकर उसकी परेशानी को दूर करता है। तो न्यूक्लियोफाइल जाकर ऐड ही होगी, तो ऐड हो गया, इसलिए कौन सी रिएक्शन बोला, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जो आपके पास ग्लूकोज होता है उसमें CO ग्रुप का पता करने के लिए हम लोगों ने HCN डाल दिया भाई। HCN डाला तो आप बताओ मैंने क्या कहा था, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, इस पर कौन सा पॉजिटिव, इस पर कौन सा नेगेटिव, तो नेगेटिव ग्रुप मिटाएगा कि नहीं मिटाएगा, यहाँ जाएगा। तो आप लोग बताएं क्या बनेगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन, तो उसका नेगेटिव चार्ज आएगा। आप बताओ क्या होगा, सी पर S तो था ही, कौन आकर अटैक कर दिया, CN ने अटैक कर दिया, अभी बताया ना, ये दुख मिटाने के लिए गया। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, तो हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये साइनोहाइड्रोजन बना लेगा कि नहीं बना लेगा, CH OH का होल 4 और CH2। तो हमें क्या पता लगा, हमें ये पता लगा कि जो ग्लूकोज होता है वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ भी रिएक्शन कर रहा है, और H क्या बना रहा है, ऑक्साइन। C डबल बॉन्ड NOH ग्रुप इज कॉल्ड ऑक्साइन, ऑक्साइन ऑक्साइन C डबल बॉन्ड NOH। और ये HCN के साथ भी क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है जब गिवन कंपाउंड में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो। तो हमें पता लगा कि हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइन बना लिया है, और HCN के साथ ये साइनोहाइड्रिन वाला ग्रुप लग गया। तो इसका मतलब जो ग्लूकोज होता है उसमें कार्बोनिल ग्रुप क्या है, प्रेजेंट है। तो अभी तक दो चीजें पता चल चुकी है मुझे, कि अगर मैं HI डालकर लंबे समय तक हीट करूंगा तो एक लीनियर कार्बन चेन आई थी, नॉर्मल हेक्सेन, तो हमें पता लगा सारे के सारे लीनियर होते हैं। दूसरा, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, वो कैसे पता लगा, तो हम लोगों ने डालकर देख लिया हाइड्रोक्सिल अमाइन और HCN, तो उन्होंने रिएक्शन कर ली, तो इसका मतलब पता लगा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब हमें पता करना था कि कार्बोनिल ग्रुप ग्रुप दो चीजों में प्रेजेंट होता है, या तो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है एल्डिहाइड में, या फिर किसमें प्रेजेंट होता है, कीटोन, दोनों में है कि नहीं है। अब जो गिवन कंपाउंड है कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है तो पता लग गया ग्लूकोज में, लेकिन वो एल्डिहाइड होगा या फिर कीटोन होगा, ये हमें पता करना था। तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा उसका पता करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, देखो यहाँ पर हम लोगों ने पता किया, तो यहाँ पर आपको पता लग गया, देखो NH2OH के साथ रिएक्शन करा दिया, एल्केन के साथ, वो मैंने करा के बता ही दिया आप लोगों को। अब अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन ग्रुप है, उसका कैसे पता लगेगा, आपको पता है कि जो एल्डिहाइड होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ऑक्सीडाइज हो जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होते हैं ना, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज करना काफी मुश्किल होता है, और एल्डिहाइड नॉर्मल से भी हो जाएगा ना, माइल्ड से भी हो जाएगा। तो एल्डिहाइड में माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, लेकिन कीटोन में तो वो दिक्कत करेगा ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, जो आपके पास ग्लूकोज था, ये आपको दिख रहा है, ये ग्लूकोज है, इसमें डाला ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। जो ब्रोमीन वाटर होता है वो क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और माइल्ड है तो केवल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाएगा, कीटोन को नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर बताओ CHO जो ग्रुप था, ये जो CHO ग्रुप था ये किस में कन्वर्ट हो गया, बताओ COH में। तो ऑक्सीडेशन हुआ है ना। तो ऑक्सीडेशन हुआ है इसका क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन हुआ है इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ पर जो कार्बोनिल ग्रुप दिया हुआ है आप लोगों को वो कैसा है, एल्डिहाइड। अगर कीटोन होता तो फिर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर मैं ग्लूकोज में ब्रोमीन वाटर डाल दूं, टोलेन डाल दूं, फेरिन डाल दूं, माइल्ड वाले डाल दूं, तो ग्लूकोज अगर ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है वो तभी होगा जब वो ऑक्सीडाइज हो पाए। ग्लूकोनिक एसिड मतलब CHO की जगह COH लग गया ना। तो ग्लूकोज अगर ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है माइल्ड से ही, तो मतलब क्या है कि वो गिवन कार्बोनिल कंपाउंड कैसा है, एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ही माइल्ड से ऑक्सीडाइज हो पाएगा, कीटोन। क्लियर है, तो यहाँ पर इस तरीके से पता लग गया। नेक्स्ट हमको पता करना था कि जो गिवन ग्लूकोज है उसमें कितने OH ग्रुप है, जो गिवन ग्लूकोज है उसमें कितने अल्कोहल ग्रुप है, वो हमको पता करना था। तो हमें तो वैसे पता है 5 होते हैं, लेकिन फिर भी हमको चेक करना पड़ेगा, तो क्या किया, ये आप लोगों ने अल्कोहल चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराया। ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड, CH3 COO है ना। तो अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराता हूँ तो इसमें क्या होता है बेटा, इसका H और इसका ये पूरा ग्रुप ये निकल जाता है। तो क्या निकल जाएगा, CH3COH एसिटिक एसिड निकल गया, और क्या बचा बताओ यहाँ पर, यहाँ पर आपके पास बचा RO, और ये बचा CO, तो ये एसिटेट ग्रुप लग गया ना अल्काइल का, तो अल्काइल एसिटेट बन जाता है, और क्या निकल गया, CH3COOH। तो अल्कोहल की रिएक्शन अगर मैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराता हूँ तो अल्कोहल का H
और इसका क्या निकल गया, ओ सी ओ सी एस सी लग गया। तो क्या बचा यहाँ पर, आर ओ सी ओ सी एस सी। देखो आर ओ बचा हुआ है, देखो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ, ये आर ओ बचा हुआ है और ये बचा हुआ है सी ओ सी एस सी। तो ये क्या बन गया, एल्काइल एसिटेट। तो जितने अल्कोहल ग्रुप होंगे उतने एल्काइल एसिटेट बन जाएंगे आप, है ना। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो, तो जब मैं क्या कर रहा हूँ, एसाइलेशन करा रहा हूँ ग्लूकोज का। ग्लूकोज का एसाइलेशन का मतलब क्या है, एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा। एसिटिक एनाइड्राइड पता लग गया आप लोगों को क्या है। तो यहाँ पर देखो एच हटकर ओ सी ओ सी एस सी लग गया कि नहीं लग गया, यही तो लगा एच हट। वो तो पहले से था, तो एच हटकर ये लग गया आप लोगों के पास। तो यहाँ पर कितने लग गए, देखो चार तो ये रहे और एक ये, पांच पेंटाएसिटेट बन गया कि नहीं बन गया। CH3CO ग्रुप इज कॉल्ड पेंटा एसिटेट, है ना। तो यहाँ पर क्या बन गया आप लोगों के पास, पेंटा एसिटेट। जब एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराया तो पेंटा एसिटेट बना। जितने एसिटेट बनेंगे उतने अल्कोहल ग्रुप होंगे। तो पेंटा एसिटेट बना तो पता लगा 5 OH ग्रुप। तो इस तरीके से पता लग गया हम लोगों को। नेक्स्ट क्या है, अब हमको पता करना था 5 OH ग्रुप तो पता लग गया, एसिटिक एनाइड्राइड के साथ रिएक्शन कराई तो पेंटा एसिटेट बना, तो हमें पता लग गया 5 OH ग्रुप है। अब इन 5 OH ग्रुप में से कितने टर्मिनल पर है, टर्मिनल मतलब कितने किनारे पर है, कॉर्नर पर है ना। तो वो कैसे पता लगा, वो हम लोगों ने कराया ऑक्सीडेशन। तो आपके पास क्या है, देखो ग्लूकोज क्या है। अब ग्लूकोज में देखो अभी तक क्या पता लग चुका है, लीनियर चेन का पता लगा एच आई डालकर। एच आई डाला तो नॉर्मल हेक्सेन मिला था। कार्बोनिल ग्रुप का कैसे पता लगा, NH2OH हाइड्रोक्सिल और HCN के साथ रिएक्शन कराई तो आप लोगों को पता लगा था कि CO ग्रुप प्रेजेंट है। फिर वो CO ग्रुप एल्डिहाइड है, वो कैसे पता लगा था, वो CO ग्रुप एल्डिहाइड है वो हमको पता लगा था कि हम लोगों ने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला था, ब्रोमीन वाटर या टोलेन। तो CHO ग्रुप कन्वर्ट हो गया था COH में, ग्लूकोनिक एसिड बन गया। तो हमको पता लगा कि CHO ग्रुप है, माइल्ड से हो गया। फिर हमें पता लगा कितने OH ग्रुप है, तो हम लोगों ने क्या डाला, एसिटिक एनहाइड्राइड डाल दिया। तो पेंटा एसिटेट बन गया, जितने एसिटेट बनेंगे मतलब उतने OH ग्रुप है। अब मैं क्या जानना चाह रहा हूँ कि जो गिवन OH है 5, उनमें से कितने टर्मिनल है, कितने किनारे पर है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन करूंगा, HNO3 डाल दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो CHO ग्रुप वाला तो COH में कन्वर्ट होगा, वो पहले ही से देख चुका हूँ कि एक तो CHO ग्रुप है। और जो ये होता है, ये टर्मिनल एल्कोहल को ये किस में ऑक्सीडाइज कर देते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब जब मैंने ग्लूकोज को ऑक्सीडेशन किया HNO3 के साथ, तो आपको मिला सैक्रिक एसिड। अब सैक्रिक एसिड में दो सीओएच ग्रुप होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अब ऊपर वाला सीओएच ग्रुप मुझे पहले ही पता लग गया, CHO की वजह से आया होगा, क्योंकि एल्डिहाइड के बारे में मैंने पहले पता कर लिया है। तो एक और फर्दर सीओएच ग्रुप बचा है कि नहीं बचा है, मतलब वो किसकी वजह से आया होगा, अल्कोहल की वजह से। तो यहां से पता लगा सैक्रिक एसिड बनने से कि हमको पता लगा कि एक आपके पास जो OH होता है वो किस पोजीशन पर होता है, टर्मिनल पोजीशन पर। ऐसे नहीं करना चाहते तो ग्लूकोनिक एसिड मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ ब्रोमीन वाटर के साथ, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया। इसके ऑक्सीडेशन से भी आपको सैक्रिक एसिड मिल जाएगा। तो एक सीओएच तो ऑलरेडी है, तो एक और एक्स्ट्रा सीओएच आ गया, मतलब एक टर्मिनल एल्कोहल आपके पास है। तो ग्लूकोज में आप लोग HNO3 डाल दो तो सैक्रिक एसिड बन जाएगा, या ग्लूकोनिक एसिड में HNO3 डाल दो तो सैक्रिक एसिड बन जाएगा। तो वहां से पता लगा कि एक टर्मिनल हो गया था, क्योंकि वही सीओएच में क्या हुआ, कन्वर्ट हुआ। तो इस तरीके से देखो आपको सारी इंफॉर्मेशन पता लग गई। सबसे पहले लीनियर का HI के साथ, कार्बोनिल ग्रुप का NH2OH और HCN के साथ, CHO ग्रुप का ब्रोमीन वाटर के साथ, OH ग्रुप का 5 OH ग्रुप का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, और उन 5 OH में से एक टर्मिनल है उसका HNO3 के साथ। तो आपको सब कुछ पता लग गया ना, 6 कार्बन की चेन है, लीनियर है, CHO ग्रुप है, 5 OH ग्रुप है, एक OH टर्मिनल है, सब कुछ पता लग गया। और कौन सा ग्रुप कहाँ कहाँ पर है, जैसे मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था अल्कोहल का स्ट्रक्चर, अल्कोहल नहीं सॉरी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। तो बताया था CHO OH H OH OH CH2OH। तो ये कहाँ पर आएंगे, किस तरीके से आएगा, वो किसने दिया, फिशर ने अपने अलग अलग एक्सपेरिमेंट से। तो उस पर जाने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग ये पढ़ सकते हैं। तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरीके से हम लोगों को यहाँ पर मिल गया है ना। चलो, तो यहाँ पर देखो ये किसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये देखो ये सैक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। एक COH ग्रुप है तो ग्लूकोनिक एसिड, और सिंपल है तो मतलब ये ग्लूकोज का फर्स्ट स्ट्रक्चर किसका है, ग्लूकोज का CHO ग्रुप है। ब्रोमीन वाटर डाल दूंगा ग्लूकोनिक एसिड, HNO3 डाल दूंगा सैक्रिक एसिड। ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, बस ऊपर वाले ग्रुप को चेंज किया हुआ है ना। चलो, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज और आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, देखो मैंने कहा ग्लूकोज में अगर HNO3 डालेंगे तो कौन सा एसिड बनेगा, सैक्रिक एसिड। अभी बताया सैक्रिक एसिड COH और COH नहीं ऊपर नीचे लग जाएगा। लेकिन अगर आपके पास फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज आप लोगों को इतना तो नॉलेज होगा, फ्रक्टोज वही CC H12 6 कार्बन की चैन है भाई।
है ना, पर इसमें कीटोन ग्रुप होता है ना। अगर इसमें HNO3 डालूंगा, फ्रक्टोज में HNO3 डालूंगा, तो क्या मिलेगा आपको, ग्लाइकोलिक एसिड और टार्ट्रिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। तो ग्लूकोज वाला मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया, बस ये आप लोग फ्रक्टोज वाला जनरली याद कर ले, कॉम्पिटिशन के लिए, बोर्ड के लिए याद करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रक्टोज होता है उसमें HNO3 डालूंगा तो आपको मिलेगा ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है, CH2COH एंड OH। और एक मिलेगा टार्ट्रिक एसिड। तो ग्लाइकोलिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। अब देखो मैं आप लोगों को ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता चुका हूँ, है ना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता चुका हूँ। ग्लूकोज मैंने बताया था आपको डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। तो जो ग्लूकोज होता है वो जनरली कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और फ्रक्टोज होता है वो लीवो रोटेटरी होता है जनरली, है ना, नेचुरली फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज की अगर मैं बात करता हूँ, डेक्स्ट्रो मतलब क्लॉकवाइज रोटेशन, लीवो मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, है ना। अब अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ तो ग्लूकोज में आपको बता ही चुका हूँ। ग्लूकोज में क्या होता है, CHO ग्रुप होता है, और फिर क्या लगाते हैं, OH H OH OH CH2OH है। अब देखो और स्ट्रक्चर कैसे याद करती है, मैंने डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर बनाया आप लोगों के सामने। तो अगर मैं क्या करता हूं कि ग्लूकोज में फोर्थ नंबर वाला कार्बन चेंज कर देता हूं, ये फोर्थ नंबर वाला, है ना। अगर ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में आप लोग फोर्थ नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो। तो फोर्थ नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं चेंज करूंगा तो क्या बनेगा आप लोग को बताओ। तो अगर मैं फोर्थ वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूं तो देखो क्या आएगा, CHO तो आएगा ही ऊपर, और फिर क्या आएगा देखो, OH H, ये वाला करना है, OH और CH2OH। तो सबसे पहले हम लोग लेते थे HOH, फोर्थ वाला छोड़ दो, है ना। तो अगर मैं फोर्थ वाला चेंज करता हूँ तो फोर्थ वाले मैंने क्या किया, यहाँ पर H और OH था, तो यहाँ पर क्या कर दिया, OH और H, ये फोर्थ वाला चेंज कर दिया मैंने। तो फोर्थ वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज करते हो देन इट इज कॉल्ड गैलेक्टोज। तो इसको अलग से कॉन्फ़िगरेशन को रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, इतना से याद करना है, ग्लूकोज आपके पास है तो ग्लूकोज में याद कर लो, फोर्थ नंबर वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या करना है, चेंज, तो गैलेक्टोज बन जाए। और सेकंड वाला कर दो, कौन सा वाला कर दो, सेकंड वाला। तो सेकंड वाला भी हम देख लेते हैं एक बार। तो सेकंड वाला अगर हम लोग कर देते हैं, इसको येलो से मैं कर देता हूँ सेकंड वाले को। तो सेकंड वाले को करूंगा तो क्या बनेगा बताओ, वही CHO। फिर क्या हो जाएगा, ये सेकंड वाला छोड़ देता हूँ, फिर HOH और क्या आ गया, CH2OH। यहाँ पर आ गया HH और OH। तो ये सेकंड वाला है ना, तो इसको चेंज कर दो। सेकंड वाले में क्या आ गया बताओ, यहाँ आ गया H और यहाँ आ गया OH। तो सेकंड वाला चेंज कर दो देन इट इज कॉल्ड मैनोज। तो बहुत आसान है। तो अगर आप लोग ग्लूकोज में फोर्थ नंबर वाला चेंज करोगे तो गैलेक्टोज, सेकंड वाला मैनोज, सेकंड से मैनोज, फोर्थ से गैलेक्टोज। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। गैलेक्टोज मतलब फोर्थ वाला चेंज करना है, मैनोज मतलब सेकंड वाला चेंज करना है, बस इतना सा याद रखना है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। एक और देखो, बोर्ड के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ कंपटीशन जो बच्चे दे रहे हैं उन्हीं के लिए, बोर्ड वालों को ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो छोड़ सकते हैं इस चीज को जो अभी लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नोट फॉर बोर्ड। जो नहीं होगा वो मैं बता दूंगा आप लोगों को। अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ग्लूकोज की। अगर ग्लूकोज में डालता हूँ मैं कंसंट्रेटेड HCl, ग्लूकोज में डालता हूँ कंसंट्रेटेड एसिड, देन इट इज कॉल्ड, ये क्या बना लेगा, लिविलिक एसिड। तो लिविलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर COOH CH2 CH2 CO CH3। तो आपको इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं कंपटीशन में भी, बस ये याद करो 5 कार्बन की चेन है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और एक CO ग्रुप है। 5 कार्बन की चेन है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक क्या है, CO ग्रुप, लिविलिक एसिड है ना। ग्लूकोज में कंसंट्रेटेड HCl डाला। जबकि अगर H2SO4 डालता तो H2SO4 सही बच्चों को पता है कि ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है, डी मतलब निकलना और हाइड्रेट मतलब पानी, पानी को ले लेता है, पानी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ना। तो ग्लूकोज में अगर मैं H2SO4 डालता हूँ, तो ग्लूकोज में H2SO4 डालने पर आपका क्या बन जाता है बेटा, जो इसमें पानी होगा वो सारा क्या कर लेगा, यहाँ पर 6H2 है ना, सब निकाल लेगा। और सब निकालेगा, केवल कार्बन कार्बन बचेगा, तो वो बचेगा ब्लैक मास। क्या बचेगा, ब्लैक मास। तो इतना सा याद रखें कि ग्लूकोज में अगर HCl डाल रहा हूँ कंसंट्रेट, तो लिविलिक एसिड बनेगा जो कि 5 कार्बन की चैन है, एक COH और एक CO ग्रुप होता है। और अगर H2SO4 डालता हूँ, H2SO4 क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सारा पानी निकालेगा, केवल कार्बन कार्बन बचेगा, तो ब्लैक मास हो जाएगा ना। इसी तरीके से एक होता है ओसा जोन। क्या होता है वो मैं फर्दर बाद में बताऊंगा आप लोगों को, सिर्फ अभी आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्म कराने के लिए कि ओसा जोन नाम की भी एक चीज एग्जिस्ट करती है ना। तो सिर्फ आपको नाम इंट्रोड्यूस कराने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है कि जो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है और जो मैनोज होता है, उनके जो ओसा जोन होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। ग्लूकोज, फ्रक्टोज और मैनोज के जो ओसा जोन होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल। मैनोज मैंने आपको बता चुका हूँ,
कि ग्लूकोज का सेकंड कार्बन चेंज कर दोगे मैनोज बन जाएगा, फोर्थ कार्बन चेंज करोगे गैलेक्टोज बन जाएगा ना। तो इतना सा याद करो, जो ग्लूकोज मैनोज और फ्रक्टोज होते हैं उनका ऑक्सीजन क्या होते हैं, सेम होते हैं। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। फ्रक्टोज में अभी बताऊंगा, एल्डिहाइड ग्रुप किसमें है, ग्लूकोज में। कीटोन ग्रुप किसमें है, फ्रक्टोज में। तो फ्रक्टोज गिव्स, अब मतलब कीटोन ग्रुप है, जब भी टोलिन टेस्ट दे रहा है, जबकि तो टोलिन टेस्ट होता है वो एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। फ्रक्टोज में कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप, फिर भी टोलिन टेस्ट दे रहा है। तो फ्रक्टोज गिव टोलिन टेस्ट बिकॉज अंडर अल्कलाइन कंडीशन इट रीअरेंज टू गिव ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज मैनोज एंड फ्रक्टोज। तो जो टोलिन टेस्ट ही क्यों दे देता है, क्योंकि जो फ्रक्टोज होता है, टोलिन टेस्ट की कंडीशन जब आएगी अल्कलाइन, तो अल्कलाइन कंडीशन में फ्रक्टोज फ्रक्टोज नहीं रहता, एक मिक्सचर बना लेता है ग्लूकोज का, मैनोज का और फ्रक्टोज का। अब ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, यस सर। मैनोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, यस सर। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप है। तो इसमें मिक्सचर बना ना, तो मिक्सचर में एल्डिहाइड ग्रुप आ गया कि नहीं आ गया, तो फिर वो रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए है ना। तो इसलिए जो फ्रक्टोज होता है वो टोलिन के साथ रिएक्ट कर जाता है, क्यों, क्योंकि टोलिन अल्कलाइन मीडियम में एक मिक्सचर बना लेता है ग्लूकोज का, मैनोज का एंड फ्रक्टोज का। तो ये कंपटीशन के लिए ये हम लोगों को बोर्ड में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। तो वापस हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे किसकी, ग्लूकोज की। ग्लूकोज में मैंने आपको बताया CHO, OH, H, OH, OH एंड CH2OH। अब देखो ग्लूकोज में हम लोग एक लिखते हैं कैपिटल डी और एक लिखते हैं प्लस, है ना। तो जो कैपिटल डी और स्मॉल डी का, कैपिटल डी और जो कैपिटल एल का रीजन है वो क्या है, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर हम लोगों ने फिजिक्स प्रोजेक्शन बनाया ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ये है ग्लिसरॉल्डिहाइड, है ना। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, CHO, इस कार्बन पर कौन से ग्रुप लगते हैं, CHO ग्रुप लगा होता है, एक OH ग्रुप लगा होता है, एक H ग्रुप लगाता है और CH2OH ग्रुप लगा होता है। फिशर प्रोजेक्शन क्या कहता है, ये जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पर अगर किसी को शो कर रहे हैं उसे बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। तो फिशर ने क्या कहा, जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप है उसको सबसे टॉप करो। आप बताओ, OH, CH2OH और CHO में से मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लोगों ने कहां पर रखा, टॉप पर। तो फिशर प्रोजेक्शन में जो मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप होता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं, वो टॉप पर रखा हुआ है, ग्लिसरॉल्डिहाइड है। अब क्या हुआ, हमको कैपिटल डी और कैपिटल एल का क्या मतलब होता है, अगर आपका OH राइट हैंड साइड में आ रहा है, अगर आपका OH राइट हैंड साइड में आ रहा है देन इट इज कॉल्ड कैपिटल डी। ये ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। ये कारण है कि नहीं है, चारों ग्रुप अलग है कि नहीं, अगर एक ही कार्य कार्बन है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा हमेशा ना। तो OH अगर राइट में आ रहा है तो कैपिटल डी, और OH अगर कहां पर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है तो कैपिटल एल। तो ऐसे ही पता लग गया आप लोगों को, एल मीन्स लेफ्ट। तो OH ग्रुप लेफ्ट में आ रहा है तो कैपिटल एल, और राइट में आ रहा है तो कैपिटल डी। कैपिटल डी और कैपिटल एल का स्मॉल डी और स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं है। स्मॉल डी बताता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, वो ऑप्टिकल रोटेशन को बताता है। एल बताता है लीवो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्टिकल रोटेशन को बताता है। तो कैपिटल डी और कैपिटल एल का स्मॉल डी स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं है। स्मॉल डी को लिखते थे प्लस और स्मॉल एल को लिखते थे माइनस, ये क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। कैपिटल डी का मतलब होता है कि OH राइट साइड में है, और कैपिटल एल का मतलब होता है OH लेफ्ट साइड में है। कैपिटल डी कैपिटल एल का स्मॉल डी स्मॉल एल से कोई लेना देना नहीं है। ये लिखा भी होगा अगर आप लोग पढ़ेंगे कहीं पर, तो यही सारी चीजें यहाँ पर बातें लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, डी बिफोर द नेम ऑफ ग्लूकोज रिप्रेजेंट द कॉन्फिगरेशन, जबकि प्लस रिप्रेजेंट डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये मैंने बताया ना, प्लस मैंने बताया था डेक्स्ट्रो और लेवो को, है ना। तो कैपिटल डी तो बता रहा है कॉन्फिगरेशन को, कॉन्फिगरेशन में बताया OH अगर राइट में है तो कैपिटल डी, लेफ्ट में है तो कैपिटल एल, और जो प्लस माइनस होते हैं वो किसको बताते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी को। तो ये सब पढ़ सकते हैं आप, ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है ना। इसी तरह देखो आप लोगों को कंपेरिजन किया हुआ है यहाँ पर ग्लिसरॉल्डिहाइड का, देखो ये अपना ग्लिसरॉल्डिहाइड है, तो OH कहाँ पर है, राइट में, और राइट में तो क्या बोलूंगा, कैपिटल डी, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और यहाँ पर देखो ये ग्लूकोज दिया हो तो सबसे लास्ट वाला देख लो यहाँ, सबसे लास्ट वाला देखो यहाँ पर, तो सबसे लास्ट वाले में OH कहाँ पर है, राइट में, तो इसे भी क्या बोल दूंगा, कैपिटल डी। और मैंने आपको बताया था कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो जनरली कैसा होता है, डेक्स्ट्रो प्लस आ जाएगा, फ्रक्टोज कैसा होता है जनरली, तो फ्रक्टोज वाले में आप लोग देखोगे माइनस आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक मुझे लगता है किसी बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज की लीनियर स्ट्रक्चर आप लोग पढ़ कर आए, CHO, OH, H, OH, OH, CH2, OH, बार बार मैं आप लोगों को बता चुका हूँ।
अब किसकी बात करते हैं? साइक्लिक स्ट्रक्चर की। साइक्लिक स्ट्रक्चर एग्जिस्टेंस में क्या है उसकी भी बात करते हैं ना। इससे पहले आप लोगों को थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। अभी अभी कार्बोनिल ग्रुप के बारे में। कार्बोनिल ग्रुप किसमें होता है? एल्डिहाइड और कीटोन में। सीओ ग्रुप को क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन आप लोग देखना, हम लोग किसके साथ करा रहे हैं। देखो NH2 होता है हाइड्रोजन। NH2 इज कॉल्ड हाइड्रोजन। तो ये क्या था? हाइड्रोजन। और H हटकर यहाँ पर क्या लग गया है? यहाँ पर एक ग्रुप लग गया है, बेंजीन नहीं है, और दो नाइट्रो ग्रुप है कि नहीं? तो इसे बोलते हैं हम लोग 2,4-DNP। ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है इसे क्या बोलते हैं? 2,4-DNP। 2,4-DNP को क्या बोलते हैं? 2,4-D मतलब डाई, N मतलब नाइट्रो। तो डाई नाइट्रो, यहाँ पर क्या हो गया? फिनाइल। ये फिनाइल रहेंगे। 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल, और इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। तो 2,4-DNP का मतलब होता है 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। इसे ब्रैडी रिएजेंट भी बोलते हैं ना। तो कार्बोनिल से रिएक्शन करता है, कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन देता है, और रिएक्शन देगा तो वही पानी निकाल देगा, अमोनिया डेरिवेटिव। पानी निकाल देगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और एक कौन सा क्या कलर देगा? येलो ऑरेंज कलर। तो इसे बोलते हैं 2,4-DNP या ब्रैडी रिएजेंट। येलो ऑरेंज कलर देगा। ये सीओ ग्रुप अगर किसी में प्रेजेंट है तो देगा ना। ऐसे मैंने कहा था, सीओ ग्रुप प्रेजेंट है तो अमोनिया डेरिवेटिव का रिएक्शन देगा। तो यहाँ माइन ले लिया RNH2। पानी निकल गया, पानी निकल गया तो क्या बना? C डबल बॉन्ड N और R। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सिर्फ बेस। इट इज कॉल्ड सिर्फ बेस। एल्डिहाइड कीटोन में मैंने पढ़ाया हुआ है ना। और ऐसे ही सीओ ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो वो किससे रिएक्शन कर जाएगा? NaHSO3। तो यहाँ पर मैंने बताया था पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव पर आ जाएगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव पर आ जाएगा, तो इस तरीके से रिएक्शन कर जाएगा ना। तो अगर किसी में सीओ ग्रुप प्रेजेंट है तो वो 2,4-DNP के साथ रिएक्शन कर जाएगा, है ना। RNH2 के साथ रिएक्शन कर जाएगा, इसके साथ भी रिएक्शन कर जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है? सुनना ध्यान। दिक्कत क्या है? डेस्पाइट हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप होने के बावजूद भी ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट। शिफ्ट टेस्ट किसके साथ देगा? RNH2 के साथ। तो एल्डिहाइड ग्रुप है, सीओ ग्रुप है, तो क्या ये RNH2 के साथ रिएक्शन देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन डी क्या? नहीं दे रहा है। इट डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट विद NaCO3। NaCO3 के साथ रिएक्शन देना चाहिए, सीओ ग्रुप है तो देना चाहिए, लेकिन ये दे नहीं रहा है। इसी तरह अगर मैं 2,4-DNP की बात करूं तो वो सीओ के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो ग्लूकोज में तो एल्डिहाइड ग्रुप है कि नहीं है? लेकिन फिर भी ये रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होने के बाद, कार्बोनिल ग्रुप होने के बाद भी ना तो ये 2,4-DNP टेस्ट देता है, ना ये शिफ्ट बेस बनाता है, एसिड टेस्ट देता है, और ना ही ये सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्शन करता है, जबकि इसमें सीओ ग्रुप प्रेजेंट है। तो मतलब कहीं ना कहीं ग्लूकोज का सीओ ग्रुप बिजी होगा ना। अगर सीओ ग्रुप ग्लूकोज का फ्री होता तो भैया इन तीनों के साथ वो रिएक्शन देता, लेकिन वो नहीं दे रहा है, मतलब कहीं ना कहीं क्या है? बिजी है। दूसरा क्या है देखो यहाँ पर, तो आपको पता लग गया कि सीओ ग्रुप क्या हो गया है? बिजी है इसका कहीं। तो कुछ ना कुछ और वहां पर फंडा आ रहा होगा। नेक्स्ट क्या है? मैंने पेंटासिटेट बनाया था, एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ पेंटासिटेट बनाया था। और सीएचओ ग्रुप तो अभी फ्री पड़ा हुआ था, पेंटासिटेट तो OH के साथ बना था। तो जो पेंटासिटेट होता है ग्लूकोज का, वो हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब जो पेंटासिटेट था, सीएचओ ग्रुप तो है ना यहाँ पर अभी भी। तो यहाँ पर क्या है? C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पर क्या बन गया? पेंटा एसिटेट। पेंटा एसिटेट, क्योंकि 5 OH ग्रुप है, लेकिन अभी तो CO ग्रुप है कि नहीं है। तो क्या हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप कहीं ना कहीं बिजी हो रहा है। तो ये बिजी हो रहा है तो वहां पे इसके किसकी स्ट्रक्चर के बारे में पता लग रहा है? साइक्लिक स्ट्रक्चर हो ग्लूकोज के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है? बिजी हो रहा है, जबकि बिजी होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, है ना। तो आपको पता लगा कि ग्लूकोज में CHO ग्रुप होने के बावजूद भी ये ना तो ब्रेडी रिएजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है, ना NaHSO3 के साथ रिएक्शन कर रहा है, ना ही हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन कर रहा है, जबकि करना चाहिए। मतलब CHO ग्रुप कहीं बिजी है। पेंटा एसिटेट जो बनाया है उसमें भी ये हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है, जबकि करना चाहिए। मतलब ये CHO ग्रुप क्या है? बिजी है। तो CHO ग्रुप बिजी कहाँ पर है? क्योंकि ये इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों को बताएगा कि किस तरीके से साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ना। अब ग्लूकोज जो होता है इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन 2 डिफरेंट क्रिस्टलाइन फॉर्म। जो ग्लूकोज होता है वो 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, अल्फा और बीटा। तो हम लोग अल्फा डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लेते हैं, अगर आप लोग ग्लूकोज का
कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेकर उसको कितने केल्विन पर हीट करते हैं, 303 केल्विन पर, तो ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म बनता है, अल्फा फॉर्म। और ग्लूकोज का हॉट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन पता है आप लोगों को, जिसमें सोल्यूट सॉल्वेंट में डिजोल्व होना बंद होता है, बस जितना डिजोल्व होता हो गया, और आगे फर्दर डिजोल्व। हाँ, तो ग्लूकोज का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेकर हीट करूंगा तो अल्फा, और ग्लूकोज का हॉट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेकर हीट करूंगा, हीट टेम्परेचर भी दिया हुआ है, उससे बनेगा बीटा। एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, अल्फा और बीटा में से मेल्टिंग पॉइंट कितना ज्यादा होता है। तो अल्फा का देखो 419 है, और बीटा का 423, तो डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। अल्फा और बीटा में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, बीटा का, वो मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया है। तो कंक्लूजन में साइड में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। तो अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो अल्फा, हॉट और सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो बीटा। तो इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। अब अल्फा और बीटा एक दूसरे के एनोमर होते हैं, इतना ख्याल रखना। मैंने आप लोगों को बताया था, ग्लूकोज लिया था, फोर्थ नंबर का कार्बन चेंज किया था, गैलेक्टोज। सेकंड नंबर का कार्बन चेंज किया था, कार्बन वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया था, मैनोज। वो आपस में इपीमर थे। सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर कुछ चेंज हो रहा है, वो इपीमर है। ग्लूकोज गैलेक्टोज एपीमर है, ग्लूकोज मैनोज एपीमर है। लेकिन अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे क्या होते हैं, एनोमर। क्या होते हैं, एनोमर। क्या होते हैं, एनोमर। तो ये अच्छे से पढ़ेंगे, सब कुछ दिया हुआ। अब साइक्लिक फॉर्म किस तरीके से है वो हम लोग देखते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग अच्छे से क्या करें, इसको समझे, है ना। किस तरीके से हम लोग यहाँ पर बनाते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, है ना। हम लोग बना कर देखते हैं, बहुत आसान है। देखो मैंने यहाँ पर क्या लिया, ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाना आना चाहिए आपको, बहुत बार मैंने बता चुका हूँ आप लोगों को। तो CHO, OH, H, OH, OH और CH2F। थोड़ा बहुत एक दो बार पेन चलाएंगे चीजें याद हो जाएंगी, है ना। यहाँ पर क्या है, H, OH, H, H, ये क्या है आपके पास, डी ग्लूकोज। प्लस है, आपको पता है, पर मैं सिंपली लिख देता हूँ डी ग्लूकोज, है ना। अब इसकी साइक्लिक फॉर्म की बात कर रहे हैं। किसकी फॉर्म बात कर रहे हैं, साइक्लिक। अल्फा और बीटा जो किस तरीके से है, साइक्लिक फॉर्म के बारे में कैसे पता लगा कि CHO ग्रुप बीजी हम लोगों को लग रहा था, वो कैसे बीजी है वो हम लोग देखते हैं। तो CHO ग्रुप को देखो मैंने क्या बना दिया है यहाँ पर। CHO ग्रुप को मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया है, C डबल बॉन्ड और H। अब क्या होगा, सुनना ध्यान से। अब इसकी नंबरिंग करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो ये जो फिफ्थ वाला जो OH है ना, जो फिफ्थ वाला है ना, इस ऑक्सीजन पर आप लोग मान लो नेगेटिव, और इस हाइड्रोजन पर कौन सा चार्ज है। अब आप याद करो मैंने क्या कहा था, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। तो ये दुखी कौन है इन दोनों में, कार्बन या ऑक्सीजन। कार्बन दुखी है। ऐसे ही याद करने का तरीका है। तो कार्बन दुखी है, तो इसका दुख कौन मिटाएगा, ये ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन आएगा और इस पर क्या कर देगा, अटैक। जैसे ही ऑक्सीजन इस पर अटैक करेगा, तो देखो हम लोग बना कर देखते हैं क्या होगा। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन अटैक करेगा क्या होगा, देखो यहाँ पर, यहाँ पर C था, H तो है ही। अब यहाँ पर पहले सिंपली हम लोग बना लेते हैं, ये क्या हो गया, OH, H, OH, और यहाँ पर CH2, ये बना लेते हैं। नंबरिंग भी कर देते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बस केवल इसलिए 1 2 3 4 5 6, है ना। यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, OH है तो H आ गया, H है तो क्या आ गया, OH, OH है तो H आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, H। अब बताओ, ये ऑक्सीजन जो नेगेटिव है, जिसने कार्बन पर अटैक किया, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। तो ये ऑक्सीजन हम लोग क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जो फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, इसने कार्बन को दिया होगा। अब कार्बन को दिया होगा तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ गया होगा, बताओ इसका बेनिफिट, क्योंकि ये तो पांच चार बॉन्ड नहीं बना सकता, जबकि ये चार ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो इसमें ये लगा है, तो पांच हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल। तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा नेगेटिव, और ये H प्लस यहाँ पर वेट कर रहा है, यहाँ पर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। तो यहाँ पर बताओ, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं वन और फिफ्थ वाला कार्बन ले। ये साइक्लिक रिंग बना लिया कि नहीं बना लिया, और साइक्लिक रिंग बनाने के बाद की वजह से बताओ CHO ग्रुप आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, गायब हो गया ना। तो गायब हो गया, इसलिए वो 2,4-DNP टेस्ट नहीं दे रहा है, इसलिए वो वहां पर NaCH के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है वहां पर, क्योंकि यहाँ पर बीजी हो गया ये। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट सल्फाइड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है वहां पर, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, अब ये बीजी हो गया ना। इसी तरह देखो, अब ये जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है, ये जो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है, इसमें एक तरफ H है, एक तरफ क्या है, OH। तो ये भी आपस में क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट नंबर वाला जो कार्बन है वो इंटरचेंज हो सकता है आपस में। तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर ये बन जाएगा H, और ये बन जाएगा OH, क्योंकि CO ग्रुप को मैंने यहाँ ले लिया था, हो सकता है यहाँ दूसरी तरफ भी हो सकता है। और बाकी सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या रहना है आपका, सेम, OH, H,
ओ एच, और ये आप लोगों का क्या है, ऑक्सीजन के साथ क्या है, बॉन्डेड। और फिर क्या बच गया, सी एच टू ओ एच, यहाँ पर क्या आ गया, एच ओ एच एच। और तो दो तरीके से आप लोग फर्स्ट नंबर का कार्बन अगर आप लोग देख रहे हैं, फर्स्ट नंबर का कार्बन था, फर्स्ट नंबर के कार्बन पर दो कॉन्फ़िगरेशन आए, या तो आपका ओ एच लेफ्ट में होगा, या फिर आपका ओ एच फर्स्ट नंबर कार्बन पर, या तो ओ एच लेफ्ट में होगा, या फिर आपका OH कहाँ पर होगा, राइट में। दो ही तो कंडीशन बनेगी, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखो, अगर आपका राइट में है, कहाँ पर है, राइट में, यहाँ पर दिया हुआ है देखो, यहाँ पर अगर राइट में है तो इसे अल्फा डी ग्लूकोज बोलेंगे, और लेफ्ट में है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ पर अपना जो राइट में आया उसे हम लोग क्या बोल देंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, और जो लेफ्ट में आया उसे क्या बोल देंगे हम लोग, बीटा डी ग्लूकोज। कोई एक याद कर लो ताकि दोनों याद करने की जरूरत। तो आपके पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज में आपने क्या किया कि जो फिफ्थ नंबर का OH है उसका बॉन्ड बना दिया किसके साथ, कार्बन के साथ, फर्स्ट के कार्बन के साथ। तो बॉन्ड बनाने के बाद अगर OH राइट में आ रहा है फर्स्ट नंबर कार्बन पर तो अल्फा, और लेफ्ट में आ रहा है तो कहाँ आ रहा है, बीटा। तो आप लोग अल्फा राइट, अल्फा राइट, अल्फा राइट, है ना। तो राइट में OH आ रहा है तो अल्फा, और लेफ्ट में आ रहा है तो यहाँ पर देखो, अगर फर्स्ट नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, ग्लूकोज के फर्स्ट नंबर पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है अल्फा बीटा में, तो फर्स्ट पर अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है देन इट इज कॉल्ड एनोमर, देन इट इज कॉल्ड एनोमर। अगर फर्स्ट कार्बन पर कोई कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनोमर बोलेंगे। तो अल्फा और बीटा एक दूसरे क्या है, एनोमर। जबकि ग्लूकोज एनोज, या फिर ग्लूकोज गैलेक्टोज वो एपीमर थे, है ना। और ये क्या है, एनोमर। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। अब देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, अभी साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम लोग दूसरे स्ट्रक्चर में भी चेंज करेंगे ना। ये अभी सिंपली फिशर प्रोजेक्शन के थ्रू हम लोगों ने बनाया ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये सब कुछ बनाया हुआ है। अगर ओ एच कहाँ पर आ रहा है, राइट में, तो अल्फा, और लेफ्ट में आ रहा है तो बीटा। अब आगे देखो, टू साइक्लिक हेमी एसिटाइल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज डिफर ओनली इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द हाइड्रोक्सी। तो C1 पर ही तो चेंज हुआ है, या तो OH यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एनोमरिक कार्बन। और इन दोनों फॉर्म को आपस में क्या बोल देंगे, एनोमर। क्या बोल देंगे, एनोमर। तो इन दोनों फॉर्म को हम लोग क्या बोल देंगे आपस में, एनोमर। अब इनकी साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगी वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ना। इन दोनों एनोमर की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो कैसे बनेगी, बहुत ज्यादा आसान है, बस यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। अल्फा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म आर कॉल्ड एनोमर। द सिक्स मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज स्ट्रक्चर। जो ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको पायरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये पायरेन से मैच करती है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है पायरेन। तो ग्लूकोज की जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो किससे मैच करती है, पायरेन से, इसलिए इसे पायरेनोज भी बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज और बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज, क्योंकि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर पायरेन से मैच करती है ना। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ग्लूकोपायरेनोज, ग्लूकोपायरेन। बहुत आसान, देखो हम लोग कैसे करते हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। किस तरीके से निकालेंगे, देखो इन स्ट्रक्चर को, इन स्ट्रक्चर को किस तरीके से निकालेंगे, यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हो फर्स्ट नंबर कार्बन पर आप लोग देख, सबसे पहले क्या करो, 6 मेंबर की रिंग बना दो। हम लोग अपनी स्ट्रक्चर में ही चलते हैं ताकि आप लोगों को और आसानी हो ये बनाना। तो आप लोगों के पास अल्फा डी ग्लूकोज ये है। अब बताओ कितने मेंबर की रिंग है यहाँ पर, 5 तो कार्बन हो गए, देखो ऑक्सीजन बताओ, 6 मेंबर की रिंग सबसे पहले बनाओ। बहुत बहुत ज्यादा आसान है। और मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा किस तरीके से और बाकी सारी स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, बस आपको एक स्ट्रक्चर याद करके, है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है, एच ओ। तो पहले नंबरिंग कर देते हैं, ऑक्सीजन हो गया, ये फर्स्ट नंबर कार्बन, सेकंड, थर्ड, फोर, और एक 6 मेंबर की रिंग बना दे। जब भी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी उसके बीच में एक ऑक्सीजन बता दे और नंबरिंग कर दे। अब फर्स्ट पर क्या आ रहा है, देखो एच और ओ एच, यहाँ पर लिख दो एच ओ एच। सेकंड पर भी क्या आ रहा है, एच ओ एच। थर्ड पर क्या आ रहा है, जो पहले वाला आ रहा है उसको ऊपर लिख दो, ओ एच एच। फोर्थ पर क्या आ रहा है, देखो एच ओ एच। फिफ्थ पर क्या आ रहा है, एच ओ सी एच टू, सी एच टू हमेशा हमेशा ऊपर जाएगा, सी एच टू एच। और तो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पर क्या आया, एच आया, तो एच ओ एच। फिर क्या आया, एच, तो फिर एच ओ एच। फिर क्या आया, ओ एच, ओ एच एच। फिर क्या आ गया, एच, तो एच ओ एच। और फिर क्या लगाओ उस पर, तो सी एच टू ओ एच और एच। ये तो हमेशा ऊपर जाएगा, सी एच टू एच। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर बनी है इस स्ट्रक्चर को क्या बोला, अल्फा डी ग्लूकोज। और देखो अब मुझे क्या बनाना है, बीटा डी ग्लूकोज। क्या बनाना है, बीटा डी ग्लूकोज। तो यहाँ बनाओ बीटा डी ग्लूकोज, वही 6 मेंबर नहीं। ये सिर्फ अभी हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत, अभी देखकर बना रहा हूँ, अभी बिना देखे हम लोग बनाएंगे, बहुत आसान है। बताओ सबसे पहले क्या कर दो, इनकी नंबरिंग। नंबरिंग मैंने कर दी 1 2 3 4,
5। बस थोड़ा सा इंटरेस्ट लेकर हम लोग पढ़ेंगे तो चीजें क्या हो जाएंगी आसान। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा अभी किस तरीके से डायरेक्ट याद कर लोगे आप लोग, कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर याद करेंगे, बाकी सारी हम लोग कोई नहीं याद करेंगे, अपने आप बना लेंगे। कैसे वो देखेंगे अभी, है ना। यहाँ पर क्या हुआ देखो, ओ एच लगा हुआ है तो ओ एच और एच, फिर क्या है एच ओ एच, फिर क्या है ओ एच एच, फिर फोर्थ पर क्या है एच ओ एच, फिर फिफ्थ पर क्या है सी एच टू ओ एच और एच, वो तो ऊपर जाएगा। तो ये कौन सा ग्लूकोज हो गया, बीटा डी ग्लूकोज। तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हो गई, साइक्लिक स्ट्रक्चर, यानी पायरोनोज स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, अल्फा डी ग्लूकोपायरोनोज और बीटा डी ग्लूकोपायरोनोज। अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, आप लोग सिर्फ अल्फा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को रट लो, याद कर लो। ये याद हो गया, आप लोग कोई भी स्ट्रक्चर बाकी इस चैप्टर की बना सकते हैं अपने आप। कैसे वो मैं बताऊंगा, बस अल्फा डी ग्लूकोज देखो क्या करोगे आप लोग। क्या करा है हम लोगों ने, सबसे पहले क्या करो, 6 मेंबर की रिंग बना लो, जिसमें एक क्या आप लोग ऐड कर देंगे ऑक्सीजन। क्या ऐड कर देंगे ऑक्सीजन। अब याद कर लो क्या है, एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच। 2-3 बार बनाएंगे चीजें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। सी एच टू ओ एच, एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, सी एच टू एच और क्या है एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच और सी एच टू ओ एच और एच। अब देखो ये क्या है आपके पास, अल्फा डी ग्लूकोज। याद कर लिया मैंने, अल्फा डी ग्लूकोज, एक स्ट्रक्चर याद कर लिया बस मैंने। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और ऊपर वाला सिक्स है ना। 6 मेंबर की नहीं है, एक ऑप्शन पता होगा, फर्स्ट पर एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच, एच टू एच ओ एच। एक दो बार बोलेंगे याद हो जाएगा। अब देखो मुझे अल्फा डी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज बनाना है। सही बच्चों को पता है कि जो बीटा डी ग्लूकोज होता है, अल्फा से बीटा बनाना है तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, केवल एपीमर नहीं एनोमर होते हैं। तो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, एच ओ एच की जगह क्या कर दो ओ एच एच, देखो बीटा डी ग्लूकोज बन जाएगा। बस फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, बीटा डी ग्लूकोज बन गया। आप सोचो आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज है ये ना, एच ओ एच, एच ओ एच, ओ एच एच, एच ओ एच और सी एच टू एच और एच, अल्फा डी ग्लूकोज है। इससे अल्फा डी गैलेक्टोज बनाना है, तो अल्फा डी ग्लूकोज बना दिया मैंने। अब आपको क्या बनाना है, गैलेक्टोज। गैलेक्टोज में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन देता है, फोर्थ वाला चेंज कर। मैनोज बनाना है, अल्फा डी मैनोज, तो सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज था मैनोज में, सेकंड वाला कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर। तो केवल आपको याद क्या करना है, अल्फा डी ग्लूकोज। अगर बीटा डी ग्लूकोज बनाना है, फर्स्ट वाला चेंज कर दो। गैलेक्टोज बनाना है, फोर्थ वाला चेंज कर दो। मैनोज बनाना है, सेकंड वाला चेंज कर दो। क्या कर दोगे या नहीं कर दोगे, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या है, ग्लूकोज। ये किसके बारे में हम लोगों ने बातचीत की, ग्लूकोज के बारे में। तो ग्लूकोज में अल्फा डी और बीटा डी एक दूसरे क्या होते हैं, एनोमर। और इन्हें क्या बोलते हैं, ग्लूकोपायरानोज, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कितनी मिलती है, पायरेन। तो 6 मेंबर की रिंग है, वही एक ऑक्सीजन पता हुआ पायरेन में, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग किस पर, फ्रक्टोज पर। तो फ्रक्टोज की अगर मैं बात करता हूँ, फ्रक्टोज में मैंने आपको बार बार बता दिया, इसका जनरल फॉर्मूला वही है, C6H12O6। लेकिन फ्रक्टोज में मैंने आपको बताया था कौन सा ग्रुप होता है, कीटो ग्रुप, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कीटो हेक्सोज। और ये क्या होता है, इट इज नेचुरल मोनोसैकेराइड फाउंड इन फ्रूट हनी एंड वेजिटेबल। तो ये भी फ्रूट ग्लूकोज में भी उसमें मिलता था ना। इट इज प्योर फॉर्म, इट इज यूज एज स्वीटनर, स्वीटनर की तरह यूज किया जाता है। और ये क्या है, कीटो हेक्सोज। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो CH2OH CU। आप तो ग्लूकोज याद करो, मैंने कहा ना ग्लूकोज बना लो, आपको एक फॉर्मूला याद करना है केवल ग्लूकोज का। देखो ग्लूकोज बनाते हैं हम लोग, ग्लूकोज क्या था, CHO, फिर क्या था, याद करो। ग्लूकोज बना लिया, फिर क्या था, OH, H, OH और CH2OH। आपको याद ही नहीं करना, बस ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कर लो, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद हो गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, HHOH, ये क्या था, ग्लूकोज था। अब ग्लूकोज से मुझे क्या बनाना है, ग्लूकोज से मुझे बनाना है क्या, ग्लूकोज से मुझे बनाना है फ्रक्टोज। जब भी आपको ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना हो, तो ग्लूकोज तो मैंने बना दिया ना, वही कार्बन मैंने लिख दिया यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6। तो जब भी ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाना है, शुरू के दो मिटा दो, शुरू के क्या मिटा दो, दो। तो शुरू के अगर मैं दो मिटा दूं, तो मैंने शुरू के देखो क्या मिटा दी, दो मिटा दी। बस केवल शुरू के दो मिटा दो। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सब सेम है। अब सारी आपको याद नहीं होती ना, इसलिए मैंने कहा ग्लूकोज बनाया मैंने सबसे पहले,
CHO OH H OH OH CH2H। अब उसके दो मिटा दो, और दो मिटाने के बाद क्या कर दो, बस यहाँ पर लगा दो एक, क्यों कीटोन ग्रुप आना है तो कीटोन ग्रुप तो बीच में ही आएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा फिर CH2 OH, तो ये 1 और ये 2 बन गया। तो आप ग्लूकोज बनाओ, और ग्लूकोज के स्टार्टिंग के दो कार्बन क्या कर दो, इरेज कर दो। और इरेज करने के बाद आपको पता है फैक्टर्स में कीटोन ग्रुप आएगा, तो कीटोन ग्रुप तो बीच में ही आ सकता है, बीच में लिख दिया और फिर ऊपर क्या बच गया CH2। अब ये नेचुरली जनरली क्या होता है, लीवो होता है। तो लीवो होता है तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस, तो ये हो गया D माइनस फैक्टर। डी क्यों बोला, क्योंकि लास्ट वाला आप लोग देखोगे OH कहाँ पर आ रहा है, राइट में, राइट में आ रहा है, मतलब क्या हो गया D। और नेचुरली ये किसमें मिलता है, लीवो में, तो माइनस आ गया, तो D माइनस, और इसका नाम क्या हो गया, फ्रक्टोज। तो मैंने ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज से इसको क्या कर दिया मैंने, सही कर दिया। कर सकते हैं इस तरीके से। अब इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है हम लोगों को, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा आप खुद बताओ यहाँ पे। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर CO ग्रुप के साथ मिलती है हमेशा, तो इसका ये कौन सा ग्रुप है, ये CO ग्रुप है। और फिफ्थ वाला देखो, ये वाला फिफ्थ वाला है, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बताओ, नेगेटिव। अब नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नेगेटिव चार्ज आ गया तो बताइए ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा कि नहीं जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, ये मैंने क्या बनाया C, और यहाँ पर सब लिख दो H OH, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, और फिफ्थ से तो रिएक्शन ही कर रहा है। OH H H, और यहाँ पर क्या है CH2 OH, और ऊपर भी क्या है CH2 OH का यहाँ लिख दिया मैंने, CH2 OH लिख दिया। अब ये देखो, ये जो ऑक्सीजन पर नेगेटिव है ये कहाँ जाएगा, कार्बन पर। यहाँ पर क्या कर दिया, रिएक्ट कर लिया। अब जैसे ही रिएक्ट किया यहाँ पर बताओ, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर कौन सा चाहता है नेगेटिव, तो हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा इसका, OH वाले का बन गया, तो यहाँ पर ये आ गया। पर यहाँ पर क्या हुआ, अभी कॉन्फ़िगरेशन आया किस पर, सेकंड पर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन आया वो किस पर आया, सेकंड पर। तो ग्लूकोज में यही चीज फर्स्ट से स्टार्ट हुई थी, लेकिन फ्रक्टोज में यही चीज किस पर आ गई है, सेकंड पर। अब यहाँ पर सेकंड वाला चेंज हो सकता है, ग्लूकोज में तो HOH याद है फर्स्ट वाला हुआ था, अगर OH राइट में है तो अल्फा, OH लेफ्ट में है तो बीटा। यहाँ पर वही चीज OH का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे कहां पर, आपके सेकंड कार्बन पर। तो एक कार्बन वहां पर कम हो गया है, अगर लीनियर चेन की बात करूं तो एक कार्बन कम हो गया है। ग्लूकोज में फर्स्ट पर थे ये चीजें, और यहाँ पर क्या है, सेकंड पर। सेकंड पर एक तो OH लगा हुआ है, और अब एक क्या लगा हुआ है, CH2OH, H नहीं है, OH और CH2 है। तो यहाँ पर देखो यही यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर भी देखो, अब सेकंड पर OH है, तो OH अगर वही राइट में है तो क्या हो गया, अल्फा। और OH अगर क्या आ गया लेफ्ट में तो क्या हो जाएगा, बीटा, जैसे वहां पर हम लोगों ने किया था। कर लोगे या नहीं कर लोगे, तो यहाँ पर देखो ये वाला तो कौन सा हो गया, अल्फा। और अगर इसी में अगर मैं बनाऊं तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर यही मैं बनाता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा CH2OH, और यहाँ पर क्या आ जाएगा OH, फिर आ जाएगा HOH, और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कनेक्ट ऑक्सीजन से। और यहाँ पर क्या आ जाएगा CH2OH। इतना कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी देखो मैं बहुत आसान कर दूंगा इसको। OH, तो ये सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, OH कहाँ पर आ गया, ये वाला क्या हो गया, अल्फा D माइनस फ्रक्टोज, और ये क्या हो गया, बीटा D माइनस फ्रक्टोज। अब आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखा दिया। जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें दो कार्बन हटा दो स्टार्टिंग के, फ्रक्टोज बनाना है तो सेकंड पे कीटोन लगाना ही पड़ेगा, और ऊपर लगा दो CH2 है। अब साइक्लिक बनाना है तो भी आपको इसको रखने की जरूरत नहीं है। ये दोनों चीजें हम लोग किससे बना सकते हैं, ग्लूकोज से। देखो मैं आपको बनाना सिखाता हूँ, बहुत आसान है, बस आप लोग थोड़ा सा अच्छे से देखें ना। आप अभी पढ़कर आए ग्लूकोज, मैं ग्लूकोज बना देता हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज सभी बच्चों को पता है। क्लियर है, इसको थोड़ा सा हम लोग सही कर देते हैं। तो हम लोग बना रहे हैं अल्फा डी ग्लूकोज, जो कि आपको याद हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 और 5। क्या पढ़ा था, HOH HOH OH HOH, ये तो याद करना पड़ेगा, एक स्ट्रक्चर तो याद करना ही पड़ेगा ना। और H है ना, ये क्या है आपके पास, अल्फा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज बनाना है तो मैंने कहा था ये सेकंड, फर्स्ट वाला क्या कर दो, चेंज कर दो है ना कॉन्फ़िगरेशन। अब अल्फा डी ग्लूकोज से मुझे अल्फा डी फ्रक्टोज बना, तो जब भी फ्रक्टोज बनाना तो फ्रक्टोज में कितने की चैन है, देखो 1 2 3 4 और एक ऑक्सीजन, 5 की चैन है कि नहीं। तो फ्रक्टोज में आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले 5 की चैन बनाओ।
हालांकि इससे भी बना सकता हूँ डायरेक्ट, तो 5 की चेन बनाने के बाद 2 नंबर से स्टार्टिंग करूंगी क्योंकि एक वाला गायब था। 2, 3, 4, 5। मैं आपको अल्फा डी ग्लूकोज से फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूँ। अच्छा पहले नॉर्मल दिखा देता हूँ ये आया कैसे। तो देखो यहाँ पर जो फ्रक्टोज होता है उसको कंपेयर करते हैं फ्यूरिन से। क्योंकि फ्रक्टोज में आप लोग देख लो कितने कार्बन की चेन है, 1, 2, 3, 4 कार्बन है और एक क्या ऑक्सीजन, तो 5 की चेन है साइक्लिक। तो साइक्लिक की 5 की चेन है देखो, 1, 2, 3, 4, 5 और एक ऑक्सीजन है उसमें, तो इसे क्या बोलते हैं फ्यूरेन। तो फ्रक्टोज किससे मैच करता है, फ्यूरेन से, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। क्योंकि ये किससे मैच कर रहा है, फ्यूरेन से, इसलिए क्या बोलते हैं, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब देखो यहाँ पर क्या करोगे, 5 की बना दो। देखो इससे बनाना सिखा रहा हूँ मैं, इस वाले स्ट्रक्चर को देखो एक बार, फिर हमको इसको रखने की जरूरत नहीं है, इस स्ट्रक्चर को दिखा रहा हूँ मैं आपको, इसको देखो, ये वाला स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले क्या करो, 5 बना दो, बन गया। कौन सा कार्बन है ये वाला, सेकंड, तो सेकंड से स्टार्ट कर दो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, CH2OH और नीचे क्या आ गया, OH। फिर थर्ड पर क्या दिया हुआ है, OH और फिर क्या आ गया, H। फिर फोर्थ पर क्या दिया हुआ है, HOH। फिर फिफ्थ पर क्या दिया हुआ है, ऑब्वियसली बात है, फिफ्थ पर जो भी CH2OH है उसको तो कहाँ रखना है अपने को, ऊपर CH2OH और H। ये बन गया कि नहीं बन गया, ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। और ऐसे इससे क्या बना दोगे आप लोग, बीटा डी ग्लूकोज। लेकिन बच्चों आपको इतनी बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको स्ट्रक्चर दे दिया गया तो आप लोग बना ही लोगे ना। ये 5 का है, फिर यहाँ पर देख लोगे, ये जो है वो रख लोगे, फिर रख लोगे। लेकिन इतना टाइम अपने पास कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं होगा कि आप लोग याद करें और सब कुछ करें, है ना। और कई तो बच्चे भूल भी जाएंगे, कई बार चीजें हम लोग भूल भी जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग भूल सकते हैं उसको कैसे याद करोगे, मैंने आपको कहा इसका एक ही सिंपल तरीका है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर याद करो। इसका स्ट्रक्चर याद कर लो, ग्लूकोज का। अब देखो मैंने ग्लूकोज का आपका स्ट्रक्चर बना दिया, या तो डायरेक्ट बना लो आप लोग इस तरीके से, है ना, पूरा सोल्व करके, या फिर क्या करो, देखो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया, बना लिया। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 6 की चेन थी, इसे पायरनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि पायरनोज मैच करता है, फ्रक्टोज फ्यूरेन स्ट्रक्चर बोलते हैं क्योंकि फ्लोरेन से मैच करता है ना, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब यहाँ पर क्या है, 6 मेंबर की रिंग है और उसमें एक ऑक्सीजन फंसा हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या है, HOH, HOH, OHH, HOH और CH2H, ये पढ़ा दिया ना मैंने। अब देखो आपको इससे फ्रक्टोज बनाना है, क्या बनाना है, अल्फा डी फ्रक्टोज बनाना है। तो आप क्या करो, अल्फा डी ग्लूकोज बना लो बगल में। अब अल्फा डी ग्लूकोज से आपको अल्फा डी फ्रक्टोज बनाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस फ्रक्टोज में इतना याद होना चाहिए कि 5 की रिंग थी, उसमें एक ऑक्सीजन फंसा हुआ था, सेकंड से स्टार्ट था, सेकंड से। तो पता है यहाँ पर सेकंड पे कौन है, तो सेकंड पर एच ओ एच, यहाँ पर सेकंड वाला एच छोड़ दो, क्या लिख दो, फिर थर्ड पर क्या है, वैसा का वैसा लिख दो, OH, H। फोर्थ पर क्या है देखो, HOH। फिफ्थ पर क्या है, CH2OH और H। बिल्कुल सेम हो गया कि नहीं हो गया। सेकंड वाले से स्टार्ट किया मैंने, सेकंड पर HOH, पर H को छोड़ दो, OH आ गया। थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर सेम लिखती है वैसे ही, अल्फा डी ग्लूकोज में पता। अब सेकंड पर HOH है ना, बस यहाँ पर H की जगह क्या लगा दो, खत्म। सर ये क्या बोल रहे हो, देखो हम लोग दोबारा बनाते हैं, मैंने आप लोगों को क्या बोला है, वापस से सुन लो। मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग अल्फा डी ग्लूकोज का बच्चों क्या बना लो स्ट्रक्चर, मैं दोबारा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को चीजें क्या हो जाए। कोई भी स्ट्रक्चर अगर आपको बनाना है तो वो सारा बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज से। तो आप लोग क्या करो, अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाओ, ओ हुआ। अब इसको नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5 था। अब यहाँ पर क्या था, HOH, ये याद करना पड़ेगा, HOH, OH, HOH और CH2OH और क्या आ गया, H। अब मैंने क्या कहा कि आपको अल्फा, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, अगर इससे अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज बनाना होता तो बीटा डी में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होता है, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या कर दो, चेंज कर दो, तो बीटा डी ग्लूकोज बन गया। लेकिन मुझे अल्फा डी ग्लूकोज है, इससे फ्रक्टोज बनाना है, अल्फा डी फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज कैसे बनाऊंगा, फ्रक्टोज में इतना सा याद रखो, सबसे पहले 5 नंबर की रिंग, फिर 5 नंबर की रिंग बनाऊं और नंबरिंग करना है सेकंड पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ग्लूकोज तो बनाओ, सेकंड पर देखो HOH, H छोड़ दो, क्या लगा दिया, OH। थर्ड पर सेम, OH, H। फोर्थ पर सेम, HOH। फिफ्थ पर सेम, CH2OH और H। और यहाँ पर जो सेकंड वाला था इसका H छोड़ा, H की जगह क्या लगा था, CH2OH। अभी अल्फा डी ग्लूकोज बन गया। अगर आपको बीटा डी अल्फा सॉरी अल्फा डी फ्रक्टोज बन गया। अब आपको सोचो बीटा डी फ्रक्टोज बनाना है, तो बीटा डी में क्या होगा, ये वाला कार्बन ही तो चेंज होता है, ग्लूकोज में फर्स्ट वाला और फ्रक्टोज में ये सेकंड वाला, ये वाला चेंज कर दो।
बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये क्या कर दूंगा, ओ एच और CH2 ओ एच, तो क्या बन जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। बाकी सारा सेम। आसान है। तो इस तरीके से आप लोग क्या बना सकते हैं, अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज एक ही ग्लूकोज से। इस ग्लूकोज से बीटा डी बनाना है तो ये फर्स्ट वाला चेंज कर दो। इससे आपको गैलेक्टोज बनाना है, फोर्थ वाला चेंज कर दो। इससे आपको मैनोज बनाना है, सेकंड वाला चेंज कर दो। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, है ना। चलो, तो ये हो गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बारे में डिटेल्ड स्टडी। तो नेक्स्ट आएगा डाइसैकेराइड, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे ना। चलिए, थैंक यू। और सही बच्चे अच्छे से पढ़ें। कोई भी आप लोगों को इस लेक्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और चैनल को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि और भी बच्चा जो पढ़ रहे हैं वो फायदा उठा सके इस चीज का।